नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी सुख। घर में अफरा तफरी का माहौल था। रात के 10 बज रहे थे और पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे। 7 बजे घूमने का कहकर गए थे। पहले सोचा कि अपने दोस्त वर्मा अंकल के यहाँ चले गए होंगे, लेकिन जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, भाई साहब यहाँ तो कई दिनों से नहीं आए। तो एक बार उन्हें पार्क में बैठे ज़रूर देखा है। मैं 2 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ लखनऊ आई थी अपने मायके। मैं 2 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ लखनऊ आई थी अपने मायके। जब मैं आई तो उन्होंने खूब प्यार किया था मुझे, मेरे सिर पर हाथ फेरा था। सुभाष यानी अपने दामाद के बारे में भी पूछा, लेकिन आज अचानक किसी अनहोनी से मन बेचैन होने लगा। आधी रात में बड़े भैया, भाभी, मैं और छोटे भैया कार से लगभग भटकते हुए पूरे शहर में पापा को तलाश रहे थे। रात बीत रही थी, आशा छीड़ हो रही थी, हताशा के अंधेरे में मन डूबे जा रहे थे। सब मौन थे और कार की साइड विंडो से रात की कालिमा को बेंधकर एक खोई हुई निश्चिंतता को खोजने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हम तीनों की आंखें बस उस दृश्य को तलाश रही थीं, जब किसी पुल या किसी बंद दुकान के बाहर बैठे या यूं ही टहलकदमी करते हुए पापा मिल जाएं। लेकिन बीच बीच में हम में से कोई पिछले 2 दिन के पापा के कार्यकलापों में उनके न आने की वजह टटोल लेता। जैसे छोटे भैया ने कहा कि कल वो मुझसे बेंगलोर वाले चाचा का पता पूछ रहे थे। भाभी ने बताया कुछ दिनों से पापा खाना भी बहुत कम खा रहे थे और कुछ अनमने से रहने लगे थे। मुझे भी याद आया कि कल पापा फ़ोन पर किसी से कह रहे थे कि अब वो कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा उनका। फिलहाल इस वक्त हम सबकी हालत उस नाउम्मीदी से वीरान खेत की मानिंद हो रही थी जिसे चिड़िया चुग गई हो। कार सड़कों पर भागी चली जा रही थी। अंधेरे और ज्यादा गाढ़े हो गए थे। कार के बाहर भी सन्नाटा था और भीतर भी, लेकिन ये तो हम कार में बैठे लोग ही जानते हैं कि उस वक्त हमारा भीतर किस शोरगुल से मुठभेड़ कर रहा था। एक अबूझ खामोश कोलाहल जिसकी शब्दहीन ध्वनि में न जाने कितनी दुश्चिंताएं, कितने मलाल खुले हुए थे। शहर का हर वो कोना जहां पापा के मिलने की गुंजाइश थी छान मारा था। लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम सब बिल्कुल निराश हो चुके थे और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बाज वक्त वहम भी किस कदर बेचैन कर देते हैं, खासकर ऐसे अंदेशे जो किसी से कहे ना जाएं, परिवार को ही बर्दाश्त करने हो। पापा से ये उम्मीद बिल्कुल न थी। सच, हमने अपने बाबूजी की तरह उनकी सेवा की। पता नहीं क्या गलती हो गई। भाभी ने रुआसी होकर कहा, भैया ऐसे आधी रात में कार से सड़कों पर भटकते रहने से क्या होगा? मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए। छोटे भैया ने कार ड्राइव कर रहे बड़े भैया को मशवरा दिया। हालांकि कुछ देर पहले मैंने ही छोटे भैया को ये सलाह दी थी, तब उन्होंने मना कर दिया था, ये कहकर कि खबर कल ही अखबार में आ जाएगी। पापा की शहर में कितनी इज्जत है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग हम पर शक करेंगे कि बेटों से कोई परेशानी होगी। बड़े भैया ने उस वक्त इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ ही देर में कार पुलिस चौकी के सामने खड़ी थी। वहां 2-3 पुलिस वाले बैठे बतिया रहे थे। हमें देखकर सामने बैठे इंस्पेक्टर ने हमें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। जी कहिए, उस युवा दरोगा ने पूछा। हमारे फादर नाइट वॉक के लिए गए थे, लेकिन आज घर ही नहीं लौटे, बड़े भैया ने बताया। वो इंस्पेक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, FIR लिखानी है? हाँ, बड़े भैया ने कहा। करण सिंह, वो FIR की फाइल ला। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया और खुद मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मैं उसकी तटस्थता देखकर लगभग स्तब्ध थी। जी सर, उस अधेड़ पुलिस वाले ने कहा और काले कवर की मोटी फाइल लाकर इंस्पेक्टर के सामने रख दी। तू बैठ और रिपोर्ट लिख। इंस्पेक्टर ने मोबाइल पर नजरें टिकाए हुए कहा। हो सर, कहकर पुलिस वाला बैठ गया और फाइल का वो खाली पीला पृष्ठ खोलकर, जिसके बीच में एक पेन रखा हुआ था, अगली कार्यवाही की प्रतीक्षा करने लगा। वैसे एक बात कहें साहब, बुरा मत मानिएगा, दरोगा ने मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा। बूढ़े आदमी को इस तरह अकेले घर से नहीं निकलने देना चाहिए, वो भी रात बेरात, कहीं गिर विर पड़े। वैसे ही सठियाई उम्र होती है ये, इस उम्र में तो बस घर में रहें और राम भजन करें, है कि नहीं? कहकर उसने बारी बारी से हम चारों की ओर देखा। तजुर्बा है सर, इसलिए कह रहे हैं।
ऐसे बूढ़ों के खूब केस आते हैं यहाँ। लेकिन हाँ भाई, करण सिंह तैयार है ना लिखने को? जी सर, सिपाही ने मुस्तैदी से कहा। इंस्पेक्टर ने तंबाकू की पुड़िया खोलकर फाकी और हमारी ओर मुखातिब होते हुए बोला, हाँ श्रीमान, तो विस्तार से बताइए कि आपके पापा की उम्र कितनी है, क्या करते हैं, जमीन जायदाद का कोई टंटा, आपकी जॉइंट फैमिली है या उनको डायमेंशिया जैसी कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या वो पहली ही बार गए हैं, उनका स्वभाव कैसा है, रिश्तेदारों से कोई दुश्मनी। इंस्पेक्टर ने कई सवाल एक साथ दाग दिए। बड़े और छोटे भैया ने उन सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। जैसे माँ का देहांत हुए 1 वर्ष हुआ है। हम सब पापा का हर तरह से ख्याल रखते हैं। पापा की खुद की अच्छी पेंशन है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी। उनकी अपनी कार है, ड्राइवर है, एक नौकर अलग से है जो उनकी हर चीज का ख्याल रखता है। घर में भी सब इतनी इज्जत करते हैं, कहा सुनी का तो कोई सवाल ही नहीं। बड़े भैया कहकर चुप हो गए, शायद उनका गला रुंधाया था। तब छोटे भैया ने बात को जारी रखते हुए कहा, पापा बोर न हो और उन्हें अकेलापन न लगे इसलिए उनके कमरे में बड़ा टीवी है। पापा का लैपटॉप पुराना हो गया था, इसलिए हमने उन्हें HP का बड़ा लैपटॉप उनकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उनका अपना ब्लॉग भी है। माँ के जाने के बाद माँ की कोई कमी महसूस न हो इसलिए हमने उन्हें फेसबुक में अकाउंट खुलवा दिया ताकि अपने दोस्त यारों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहें। उन्हें पढ़ने का शौक है तो हिंदी अंग्रेजी के 2 अखबार आते हैं और साहित्य की अच्छी किताबें और मैगजीन भी पोस्ट से मंगाते हैं। उनके लिए महंगा स्मार्टफोन है उनके पास जिसमें शानदार कैमरा है। इतना महंगा मोबाइल इसलिए दिलवाया है कि सुबह सुबह उधर खेतों की तरफ या पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ की बिंदास तस्वीरें खींचें और फोटो गैलरी में से इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करें। उन्हें फ़ोटो एल्बम बनाना और सबको दिखाना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए। और हाँ, व्हाट्सएप ऐप भी तो डाउनलोड कर दिया था हमने पापा के फ़ोन में। अपने परिवार के ग्रुप में भी उन्हें शामिल कर लिया है। हम सभी व्हाट्सएप ऐप पर उनके हालचाल पूछते रहते हैं। भाभी ने इंस्पेक्टर को ये जानकारी भी दी। मैंने तो पापा से कह रखा है कि जब भी कोई ज़रूरत हो फ़ोन कर दें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ऊपर ही तो रहते हैं हम लोग, वो बुलाएंगे तो कोई ना कोई तुरंत आ जाएगा। लेकिन न तो वो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं ना ही व्हाट्सएप पर। बड़े भैया की आवाज़ में पीड़ा थी। पिछले बार व्हाट्सएप पर माँ पापा की कितनी पुरानी तस्वीरें अपलोड की थी मैंने कि इससे पापा खुश हो जाएंगे, लेकिन नो कमेंट। जहाँ जाना है आराम से जाएं, कार ड्राइवर दोनों हैं, खुशहाल परिवार है, सब सुख सुविधाएं, न कोई चिंता न फिक्र, न कोई मानसिक बीमारी। पता नहीं कहाँ गए। मैंने चिंतित होकर कहा, जहाँ जहाँ पापा को खोजा जा सकता था वो सब ठिकाने हम तलाश चुके हैं, तभी आपके पास रिपोर्ट लिखाने आए हैं, छोटे भैया ने कहा। रिपोर्ट लिखवाकर और दरोगा का पापा को तलाशने की हर संभव कोशिश करने का आश्वासन लेकर हम घर की ओर वापस लौट पड़े। कार आगे भागी चली जा रही थी और मेरी स्मृतियां पीछे। पापा बेहद खुश दिल और मिलनसार इंसान रहे हैं। ऑफिस में उनकी छवि एक ईमानदार व कड़क अधिकारी की थी। ऑफिस से देर में लौटते, लेकिन माँ का भी पूरा ख्याल रखते। माँ से कहते, घर में मुटिया रही हो तभी तो BP गठिया लगा बैठी, थोड़ा बाहर निकला करो, डॉक्टर ने सैर करना बताया था। लेकिन माँ घर के कामकाज में इस कदर मशगूल रहती कि अपने लिए घूमने जैसा वक्त निकालना उन्हें व्यर्थ का काम लगता था। पर पापा ठहरे उसूल वाले आदमी। रात का खाना जल्दी इसलिए होता कि अम्मा के साथ पापा कॉलोनी के पार्क में टहल आए। माँ पूजा पाठ बहुत करती थीं और शिव भक्त भी थीं। जब घर में कोई उपलब्धि होती उसका पूरा श्रेय भोलेनाथ जी को जाता और उन्हें खूब फल फूल चढ़ाकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती। और जब घर में कोई दिक्कत होती तो उसी भोलेनाथ के मंदिर में दया की दरियाफ्त की जाती। करीमगंज के भोलेनाथ बाबा हर मर्ज की दवा। पापा अक्सर माँ का मजाक उड़ाते। शहर में तमाम शिव मंदिर हैं, लेकिन इतनी दूर इसी मंदिर के भोले बाबा तुम्हारी बात सुनते हैं क्या? कभी किसी बात का श्रेय अपने इस भोलेनाथ को भी दे दिया करो, कहकर वो खूब हंसते। पापा आस्तिक हैं, लेकिन मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं रहा। बावजूद इसके माँ की भावनाओं को उन्होंने कभी नहीं ठेस पहुंचाई। पापा जब दिन भर किताबों में मुंह दिए बैठे रहते या संगीत सुनते रहते तो माँ नाराज होती। एक तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी हमसे बातें नहीं करते।
इस पर पापा हंसकर कहते, बस मोहतरमा, 2 बरस बचे हैं रिटायरमेंट के, उसके बाद तो छुट्टी ही छुट्टी है, खूब बातें करेंगे। सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद हम नौकरी से गंगा नहा लेंगे और तुम्हें 4 धाम की यात्रा करा देंगे। भगवान भी खुश हो जाएंगे और भगवान भी। क्यों, कैसा प्लान है? हमें तो भरोसा नहीं तुम पे। अरे जिन्हें घर में बात करने का समय नहीं, वो तीर्थ क्या ले जाएंगे? माँ मुस्कुराकर उलाहना देती। वैसे श्रीमती जी, तुम्हारे पास भी बातें करने का टाइम कहाँ है? दिन भर तो घर के काम धंधे में लगी रहती हो। पापा हंसकर कहते, और वैसे भी घर में रहती हो तो बातें होती ही कहाँ हैं तुम्हारे पास? वही चौका चूल्हा, घर गृहस्थी, नाते रिश्तेदार के यहाँ मुंडन ब्याह शादी, 12 ऐसी नोकझोंक उनमें चलती रहती। कॉलोनी वालों के लिए पापा तिवारी जी, लंगोटिया यारों के लिए पंडित जी, ऑफिस में सर और घर में हम सबके पापा। जब वो अपने किसी मुलाजिम या परिचित से फर्राटेदार अंग्रेजी में रौब से बात करते तो सुनने वाला सकते में आ जाता कि ये वही शख्स है जो अपने यार दोस्तों के साथ अनौपचारिक लम्हों में बिंदास ठहाके लगाते हुए विशुद्ध बुंदेलखंडी में बतियाता है। पापा खुशमिजाज और आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे। घर हो या ऑफिस, अनुशासनहीनता और अनैतिकता उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त थी। तब माँ जीवित थी और भैया की शादी नहीं हुई थी। मैं भी कॉलेज में पढ़ी रही थी। हम लोगों का लंच अपने कॉलेज या ऑफिसों में ही होता, लेकिन डिनर हम साथ करते। जब तक घर का एक एक सदस्य मेज पर आ नहीं जाता, पापा दरियाफ्त करते रहते। पापा को माँ के हाथ की रोटी ही अच्छी लगती थी और माँ को अच्छा लगता था हम सबको अपने हाथ की गर्मा गर्म रोटियां घी में तर करके खिलाना। बातों के बीच बीच में पापा माँ के हाथ के खाने की तारीफ भी करते जाते। हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिन भर की घटनाओं, टीवी, देश विदेश की खबरों आदि की चर्चा करते। पापा हम सबके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया थे। जिस विषय पर बात करें उनके जवाब हाजिर। कभी कभी हम बच्चे मन ही मन अपने पापा की बेइंतहा तारीफ करते और गर्व महसूस करते कि वो हमारे पिता हैं। ऑफिस से लौटते तो 2-4 दोस्त 12 उनके साथ चले आते, फिर चाय नाश्ते के दौर चलते। माँ को तो बस बहाना चाहिए था और फिर रसोई से माँ के हाथों के पकवान की जान मार खुशबुएं घर मोहल्ले भर में उड़ती। जायकेदार खाने का लुफ्त उठाया जाता। खूब हंसी ठहाके होते, दुनिया भर की बातें। कोई मित्र या परिजन बीमार होता तो सबसे पहले पापा दिखाई देते। किसी के घर खुशी तो पापा की सवारी सबसे पहले सजती। माँ थोड़ी मितभाषी और अंतर्मुखी महिला थी, लेकिन पापा के कहे को अक्सरहा नहीं टालती। पापा संगीत के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक था। वैसे ही जैसे वो बाकायदा लेखक नहीं थे, लेकिन बड़े लेखकों के और उनकी किताबों के नाम उन्हें मुहजबानी याद। गजब के पढ़ाकू। अखबार से लेकर पत्रिका किताबें तक उनके आसपास बिखरी रहती। वीकेंड में अखबार को वो अंत तक पढ़ते और उसकी किसी खास खबर की चर्चा वो अपने घर आए दोस्तों या फिर माँ से करते। कभी कभार हम भाई बहन भी उनकी पकड़ में आ जाते तो पापा खबर के साथ एक शिक्षा भी खबर के अंत में चस्पा कर देते। उनके कमरे में साहित्यिक पत्रिकाओं के अलावा निरोग धाम, आयुर्वेद, ओशो टाइम्स के, कृष्णमूर्ति अंग्रेजी के मास्टर्स के उपन्यास, कथा संकलन, बुद्ध दर्शन, खलील जिब्रान आदि किताबें पत्रिकाएं भी बुक शेल्फ में रखी दिखती। खाली वक्त में माँ को वो पढ़कर सुनाते और जो पंक्ति या अंश अच्छा लगता उसे किताबों में अंडरलाइन भी करते जाते। माँ सन 2003 में नहीं रही, यानी पापा के रिटायरमेंट के ठीक 1 वर्ष पहले। रात में अच्छी भली सोई और सुबह सोकर ही नहीं उठी। माँ को अचानक हुए कार्डियक अटैक ने मानो घर की नींव ही हिलाकर रख दी। माँ के न रहने को स्वीकार करने और संभलने में हमें बहुत वक्त लगा। सब तो अपनी नौकरियों परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, पर पापा की उम्र रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाने की थी, जिसे माँ को ही भरना था। लेकिन माँ हमारे और पापा के तमाम मंसूबों को खारिज कर उस रिक्त स्थान को अपूरित छोड़ अप्रत्याशित रूप से ब्रह्मलीन हो गई। हमें सबसे ज्यादा फिक्र पापा की थी कि वे माँ के बिना कितने टूट जाएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पापा ने माँ की मृत्यु को बहुत दार्शनिक भाव से ग्रहण किया। ये निसंदेह हमारे लिए संतुष्टि का सबब था। उनका रूटीन फिर नॉर्मल हो गया, सिवाय इसके कि अब वो ऑफिस से कुछ देरी से लौटने लगे। अब उन्होंने वॉक पर जाना भी बंद कर दिया।
बड़े भैया ने बहुत जिद की उनसे कि वो फिर से सैर के लिए जाना शुरू कर दें, बल्कि उनके मोबाइल में पेडोमीटर भी इंस्टॉल कर दिया और कहा कि पापा, आपकी उम्र के लोगों को रोज मिनिमम 4000 कदम चलना चाहिए। ये पेडोमीटर रोज आपके कदमों की गिनती करेगा। इससे आप अपनी हेल्थ खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मशीन में ब्लड प्रेशर, शुगर चेक कर लेते हैं। लेकिन पापा सैर के लिए नहीं गए तो नहीं ही गए। शरीर के साथ पापा का रौब-दाब भी छीड़ होता गया। माँ घर की धूरी थी, ये सच माँ के जाने के बाद पता चला। माँ के जाते ही जैसे घर का घरपन भी उन्हीं के साथ चला गया। घर में माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन जैसे नए उपकरण दिखाई देने लगे। घर की व्यवस्थाएं भी बदल गईं। किसी बाहर के व्यक्ति के लिए प्रवेश निषिद्ध वाली माँ की चमचमाती रसोई समेत घर में अब 2 नौकरानियां घूमती दिखाई देने लगीं, जो खाने से लेकर साफ सफाई तक का सब काम करती। दोनों भैया अक्सर देर से घर लौटते। भाभी खाने पर भैया का इंतजार करती और वे दोनों खाना अपने कमरे में ही खाते। छोटे भैया डिनर अक्सर बाहर करके आते या फिर अपने कमरे में टीवी देखते हुए करते। खाना बनाने वाली मेड पापा का खाना कैसरोल में डाइनिंग टेबल पर रखकर चली जाती और वे खुद अपना खाना परोसकर खाते या कभी भाभी दे देती। सबको आपस में बात किए कई दिन गुजर जाते थे। कभी कभार घर का नौकर राम अलबत्ता प्रसाद लेकर आता, साहब बड़े भैया की तरक्की हो गई, लो मिठाई खाओ। या कभी किसी खास आयोजन जैसे नई गाड़ी खरीदने या भैया की पदोन्नति की खुशी में पूजा पाठ में पापा को बहुत आदरपूर्वक बुलाया जाता और उनके हाथ से पूजा कराई जाती। 1 हफ्ता पहले पापा ने बड़े भैया से कहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है संजू। शाम को करते हैं पापा, अभी मुझे बहुत काम है। कोई खास बात हो तो आप मेल कर देना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज में लिख देना। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहकर भैया ऊपर अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन भैया फिर इतने व्यस्त हो गए कि बात हो ही नहीं पाई। ये वाकया भैया ने पापा को खोजते हुए अभिकार में बताया था। छोटे भैया का टूरिंग जॉब है, वे अक्सर बाहर रहते हैं। भाभी ऊपर के अपने कमरे में पत्रिकाओं, टीवी, फोन और अपने कामों में व्यस्त। उस दिन पापा ने मुझे मुंबई फ़ोन किया। कैसी हो वन्या? बिल्कुल ठीक हूँ पापा, सॉरी आपके 2 मिस्ड कॉल देखे, लेकिन मैं उस वक्त मार्केट में थी और बाद में बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया। कोई बात नहीं, बस काफ़ी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जी पापा, सब बिल्कुल ठीक है। और आप कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं बेटा। अरे तुम्हें एक खबर देनी थी। हाँ कहिए ना पापा। वो रत्नेश जैन जी की माता जी है ना, वही जिन्हें तुम लोग दादी कहा करते थे। हाँ हाँ, क्या हुआ उनको? वो नहीं रहीं कल। अरे बीमार थीं क्या? नहीं, बीमार तो नहीं थीं, लेकिन जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। मतलब? 2 महीने से संथारा पर थीं। अरे लेकिन उन्हें क्या कष्ट था? वो तो शहर के रईस लोग हैं। संथारा और रईसी का कोई रिलेशन नहीं, पापा ने हंसकर कहा। कभी कभी आदमी को इस उम्र तक आते जीने से ऊब हो जाती है। अच्छा वो छोड़ो, तुम कब आ रही हो लखनऊ? बस पापा, सुभाष चले जाएं लंदन, उसके बाद आती हूँ। रक्षाबंधन भी आ रहा है ना। अच्छा सुनो वान्या, वो अपने आगरा वाले फूफा है ना, उनके बेटे रोहित का ट्रांसफ़र वहीं मुंबई हो गया है। कल फूफा का पत्र आया था, उन्होंने रोहित का पता भेजा है और तुम्हारा पता मांग रहे थे। हो सके तो बेटा, पापा आपसे शाम को बात करती हूँ। सॉरी, असल में मैं सुभाष के लंदन जाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ। आप अपना ख्याल रखना पापा। और मैंने फ़ोन रख दिया था। अब यही बातें जेहन में उलट पुलट हो रही थीं। मुझे न जाने क्यों अपना बचपन और माँ की जवानी सहसा याद आई, जब पापा भी अपने दोस्तों और कामकाज में मग्न रहते थे और हम बच्चों और माँ की किसी बात को हल्के फुल्के ढंग से ऐसे ही टाल दिया करते थे। तब पापा की प्राथमिकताएं अलग थीं, आज हम बच्चों की जिम्मेदारियां अलग हैं। आखिरकार हम पापा को खोजने में असफल रहे और अब घर आ चुके थे। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन हम सबकी आंखों से नींद नदारद थी। हम सभी बैठक में बैठे थे, हताश और निढाल से। भाभी सबके लिए चाय बना लाई थी। चाय पीकर बड़े भैया ने कहा, चलो अब कुछ देर रेस्ट कर लें, बहुत हेडेक हो गया आज। कहकर भैया उठ गए। सब सोने चले गए अपने अपने कमरों में, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सोचा सुबह के 4 बजने वाले हैं, यहीं आराम करती हूँ। मैं बैठक में ही सोफे पर आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। बेहद शारीरिक और मानसिक थकान के बावजूद नींद आंखों से अब भी मीलों दूर
मन में सवाल जवाब बवंडर की तरह उठ गिर रहे थे। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई पापा के साथ। आजकल एक्सीडेंट के कितने केस हो रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा होता तो अब तक तो फोन आ ही चुका होता। पापा की जेब में मोबाइल तो है, तो क्या पापा जानबूझकर दिमाग चक्री की तरह एक ही धुरी पर घूम रहा था कि पापा को इस घर में क्या कमी है, कितना तो चाहते हैं सब उन्हें, उनके खाने पीने से लेकर उनके सुख सुविधाओं, उनके शौकों, उनके प्रति सबके आदर भाव, किस चीज में क्या कमी थी जो इतने विद्वान, संपन्न, स्वस्थ, खुले विचारों के, आशावादी और व्यवहार कुशल पापा क्यों और कहाँ चले गए। अध नींद में लगा जैसे मोबाइल की 1-2 घंटी बजी हो और बंद हो गई। कुछ देर अपने मन का वहम सोच मैं वहीं लेट रही, लेकिन फिर सोचा एक बार देख लूं, कहीं मुंबई से मेरे पति सुभाष का कोई मैसेज तो नहीं था। मैं बैठ गई और सामने सेंटर टेबल पर रखे अपने मोबाइल में देखा। कोई मैसेज या मिस्ड कॉल नहीं था। तभी मेरी नज़र एक दूसरे मोबाइल पर पड़ी जो वहीं मेज पर रखा था। मैंने उसे उठाया। वो बड़े भैया का था जो रात में यहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। मैंने देखा उनके फ़ोन में मिस्ड कॉल था जो अभी 10 मिनट पहले ही आया था। मैंने उन्हें कॉल बैक किया। कुछ देर घंटी जाती रही। हाँ जनाब बोलिए। वहाँ से एक मर्दाना आवाज़ आई। मैं संजीव तिवारी के यहाँ से बोल रही हूँ। इसमें अभी इस नंबर से मिस्ड कॉल था, इसलिए आपको किया। वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम साकेत नगर पुलिस चौकी से जनाब। 1 मिनट रुकिए। जगह का नाम सुनकर बदन में एक सुरसुरी सी फैल गई। पुलिस चौकी साकेत नगर। इसी चौकी पर तो हम रात में गए थे FIR लिखाने। करीब 1 मिनट लगा उस शख्स को वापस लौटने में। उसने कहा, SI साहब से बात कीजिए जनाब। फिर वहाँ से आवाज़ आई, आपने रात में FIR लिखाई थी आपके पिता या कौन थे वो, श्री अवध बिहारी तिवारी। उनका पता चल गया है। कहाँ हैं वो, बताइए जल्दी। ठीक तो हैं? हमें बता दीजिए प्लीज़। मैं भावावेश में खड़ी हो गई और एक सांस में बोल गई, लिखिए पता, शहर से थोड़ा दूर। सर ठीक तो है ना वो? I mean, ये सब अभी नहीं बता सकती। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप लोग आ जाइए यहाँ। कार उनके बताए पते पर भागी जा रही थी। कार जहाँ रुकी वो करीमगंज का शिव मंदिर था। हम सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगभग भागते हुए मंदिर में पहुँचे। वहाँ सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ पहले से मौजूद था। आइए मेरे साथ, उसने कहा। चलते चलते वो बोला, हमने आपके पिताजी से कहा कि आपके घर छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। वो बिल्कुल मौन हैं, तब से कोई जवाब ही नहीं देते। बहुत थके लग रहे थे, इसलिए मुश्किल से उन्हें भीतर पुजारी के कमरे में भेजा है। वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ पापा खाट पर दीवार की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। पापा, बड़े भैया ने उनके कंधे पर हाथ रख कर आवाज़ दी। अचानक पापा चौंक कर उठ गए और अपने सिरहाने रखे मोबाइल को कान में लगाकर बोले, हेलो संजू बेटा। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी सुख।